हमने इससे पहले वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन देखे हैं, डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो ये आदर्श गैस क्या होता है ये हम सब जान चुके हैं। ऐसा गैस जो सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो, एक ही स्थिति में बना रहे, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उस आदर्श गैस जो विचलन हो रहा था, आदर्श गैस, जैसे विचलन का कहने का मतलब ये हो गया कि कोई गैस है, मान लो ये गैस का एक अणु है। आदर्श गैस यदि होता तो वो सीधा उसका जो ग्राफ है बनता। अगर हम इस y अक्ष में मान के चलते हैं प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ लग रहे हैं, और जो x अक्ष है वहां केवल प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर के बढ़ने से उस किसी गैस पर कोई उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा है, केवल वो एक ही स्थिति में सरल रेखा में गति कर रहा है। तो इसका मतलब वो आदर्श गैस है। और विचलन का कहने का मतलब ये है कि एक सीधी सरल रेखा से हट करके कभी ऊपर चला जाता है ग्राफ, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं विचलन, यानी हटना, अपने मार्ग से हटने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं विचलन। तो कौन हटेगा? कोई गैस होगा जो आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? ऊपर जाएगा, प्रेशर लगेगा। जैसे जैसे प्रेशर लगता जाएगा इस दिशा में, उसका जो आयतन है वो कभी ऊपर जाएगा ऐसे, फिर एक प्रेशर ऐसा होगा जहां से वो नीचे आना शुरू होगा। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है वो एक आदर्श गैस का जो रेखा होता है उससे विचलन प्रदर्शित करता है। तो कोई गैस है, अगर मान के चलते हैं नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस को यदि हम एक पात्र में भर दें, वो पात्र कुछ इस प्रकार से है। ये पात्र है जिसमें भरा हुआ है नाइट्रोजन का गैस, और इसे हम गर्म कर रहे हैं नीचे से, यानी टेम्परेचर देने से ये नाइट्रोजन का गैस गर्म होता है। अभी तक तो नाइट्रोजन का गैस जो है आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रहा था, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा में जा रहा था, यानी इसी दिशा में जा रहा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से ये आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करेगा। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि एक ग्राफ ले लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और 4 टेम्परेचर लेते हैं जिसे हम T1, T2, T3, T4 मानेंगे, और प्रत्येक ताप पर नाइट्रोजन गैस का जो ग्राफ बनेगा आदर्श व्यवहार में वो बनेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे T1 टेम्परेचर है तो T1 टेम्परेचर पर मानेंगे। उससे पहले हम ये बता दें कि प्रेशर को हम ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, और जो प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल है यानी आयतन मान के चलो, तो आयतन को हम ले लेते हैं वाई एक्स पर, वाई एक्सिस पर। T1 टेम्परेचर जैसे ही नाइट्रोजन गैस को देते हैं तो हमें इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि T1 टेम्परेचर है, और T2 टेम्परेचर पर एक और सरल रेखा प्राप्त होगी, सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो आदर्श गैस है। और एक प्राप्त होगा T3 टेम्परेचर पर जो कि सरल रेखा ही होगा, और T4 टेम्परेचर पर भी हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम T1 टेम्परेचर भी दिए हैं तो हमें सरल रेखा ही प्राप्त हुआ है। T2 टेम्परेचर पर भी वो जो गैस है नाइट्रोजन का गैस वो सरल रेखा में ही गति किया। सरल रेखा में गति करने का मतलब ये है कि टेम्परेचर तो T2 है, मान के चलते हैं कि यहां पर ये T1 टेम्परेचर जो था वो है 25 डिग्री सेल्सियस और T2 टेम्परेचर बढ़ा करके हम उसको 50 कर देते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर भी नाइट्रोजन गैस जो है उस पर हम प्रेशर दिए हैं तो वो ऊपर नहीं गया। प्रेशर यहां अगर यहां इस इतने मान पर, ये प्रेशर का मान है, यहां पर जो है प्रेशर का मान है और यहां पर जो है वॉल्यूम का मान है, मतलब यहां पर एक बिंदु बना है तब जाकर के सरल रेखा मिला। कोई भी ग्राफ कब बनता है? जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनता है कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो यहाँ पर अगर P का मान हम ले लेते हैं, ये पूरा P के मान है और ये जो है वॉल्यूम के मान है, तो P का मान अगर इस बिंदु पर यहाँ पर आता है और V का मान यहाँ पर आता है तब यहाँ एक बिंदु बन गया और फिर P का मान यहाँ आ गया और V का मान यहाँ आ गया तो ये बिंदु बन गया। तो दोनों ही बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा मिलता है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है P का मान जो है बढ़ता जा रहा है इस दिशा में और इसका मान यहाँ 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 मतलब इसी बिंदु, मतलब यहाँ बिंदु बना, यहाँ बिंदु बना, यहाँ बिंदु बना, यहाँ और सबको मिला दिए तो एक सरल रेखा प्राप्त हो गया। और ये पूरा T2 टेम्परेचर पर है। इसी प्रकार से T3 टेम्परेचर पर भी हमें आदर्श गैस प्राप्त होता है और T4 टेम्परेचर पर भी आदर्श गैस प्राप्त होता है। लेकिन ये तो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करेगा तब का केस है ये। लेकिन अगर कोई वास्तविक गैस जैसे कि यही नाइट्रोजन गैस को लेते हैं, आदर्श गैस की भांति विचलन अगर प्रदर्शित करता है तो किस प्रकार से करेगा? T1 टेम्परेचर देते हैं तो ये हमारा आदर्श गैस का लाइन हो गया जो दिख रहा है और इसके बाद इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा इसमें देख रहे हैं T1 टेम्परेचर दिए हैं और नाइट्रोजन गैस का जो विचलन है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यानी कि ये वाला गहराई देखो थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा गहरा है, यानी कि इस लाइन से आदर्श व्यवहार से ये कुछ ज्यादा ही जो है विचलन प्रदर्शित कर रहा है, हटाव प्रदर्शित कर रहा है। कौन? नाइट्रोजन का गैस। हमने यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को उदाहरण के रूप में लेकर चले हैं कि एक पात्र में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है और उस पात्र को नीचे से हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो T1 टेम्परेचर पर ये आदर्श गैस से कितना अलग हट के एक गुण प्रदर्शित करता है, तो वो इतना गुण प्रदर्शित करता है, ये माना गया है। और T2 टेम्परेचर पर यदि दिया जा रहा है तो देखो यहाँ पर इसकी गहराई पहले वाले की जो गहराई है वो दूसरे वाले में कम हो गया है। यहाँ पर देखो गहराई और यहाँ पर देखो गहराई ज्यादा है, यहाँ गहराई ज्यादा है और यहाँ पर कम है। यानी कि T2 टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस विचलन कम प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से T3 टेम्परेचर पर उसका विचलन और कम हो जाता है और T4 टेम्परेचर पर बहुत कम हो जाता है। यदि आगे टेम्परेचर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यही जो मुड़ाव है वो कम होकर के एक सीधी सरल रेखा में बदल जाए। यानी कि T5 टेम्परेचर अगर देते हैं आगे चल करके तो हो सकता है नाइट्रोजन गैस जो है ये मुड़ाव है वो कम मुड़ाव है और कम मुड़ाव है और एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। यानी कि आदर्श गैस T5 के टेम्परेचर पर हमें प्राप्त हो जाए, ये है। तो ताप का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। वक्र लगभग क्षैतिज दाब के लंबे परास के लिए हो जाता है और इस ताप पर नाइट्रोजन गैस आदर्श गैस हो जाता है। यानी जो T4 के बाद T5 आएगा वो आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगेगा, जैसा बताया हूं। तो इसी को हम बोलते हैं बॉयल का ताप। बॉयल टेम्परेचर उसी को कहेंगे जिस टेम्परेचर पर कोई गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लग जाए। तो नाइट्रोजन गैस
कौन से टेम्परेचर पर अभी आदर्श गैस का लाइन पकड़ लिया, T1 में तो नहीं हुआ, ज्यादा गहरा है, T4 में भी नहीं हुआ, कम हो गया, गहराई T3 में कम हो गया, T4 में और कम हो गया, T5 में क्या हो गया, एक सीधी लाइन हो गया जो नाइट्रोजन गैस का ग्राफ था वो। तो इसका मतलब बॉयल टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, T5 हो जाएगा। बॉयल टेम्परेचर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस के लिए हमारे पास बॉयल का टेम्परेचर है 323 केल्विन। 323 केल्विन बॉयल टेम्परेचर होता है, और हाइड्रोजन गैस के लिए होता है 108 केल्विन, ये होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से बॉयल टेम्परेचर पर वास्तविक गैस धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और धनात्मक विचलन का कहने का मतलब यह है बॉयल टेम्परेचर पर वास्तविक गैस धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का मतलब होता है कि जो विचलन है वो नीचे से होकर के ऊपर जा रहा है, ना कि ऊपर से होकर नीचे जाएगा। तो ये हो गया धनात्मक विचलन। अगर नीचे से होकर के ऊपर की ओर जा रहा है मतलब ये लाइन के ऊपर धन है और लाइन के नीचे जो है ऋण होता है, तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो बॉयल टेम्परेचर के नीचे वास्तविक गैस के लिए Z यानी कि संपीड्यता गुणांक का मान बढ़ाने पर Z का मान लगातार, अगर मान बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ने पर कम हो जाता है संपीड्यता गुणांक, जो निम्नतम मान पर पहुंच जाता है। इसके बाद दाब बढ़ाने पर Z का मान लगातार बढ़ता है। यहाँ पर Z बता दूं, Z का मतलब होता है संपीड्यता गुणांक, और यही जो है प्रदर्शित करता है कि जो कम दाब है, निम्न दाब और हाई टेम्परेचर पर गैस जो है आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन है टेम्परेचर T1 वाला, वो T4 ये जो है बॉयल टेम्परेचर हो जाएगा। T4 में जो है जो गैस है वो सीधी सरल रेखा हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है विचलन। तो एक प्रकार से मान सकते हैं T4 जो है वो बॉयल टेम्परेचर है, और जो T5 में है वो एकदम सीधी सरल रेखा प्राप्त होने की वजह से वो एकदम पर्टिकुलर जो है T5 वो बॉयल टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि ये क्रांतिक टेम्परेचर का जो डेफिनेशन है वो है कि क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर किसी गैस को द्रवित कराया जा सकता है, परंतु इस ताप के ऊपर किसी गैस को उच्च दाब लगाने पर भी द्रवित नहीं कराया जा सकता है। तो अब द्रवित शब्द आ रहा है, तो द्रवित शब्द को पहले समझ लेते हैं। उसके लिए हम लेके चलते हैं कि एक पात्र है, इस पात्र में कोई गैस है, गैस के अणु है, भरा हुआ है। अब देख सकते हैं कि दूर दूर है गैस के अणु, कुछ दूरी पर व्यवस्थित हैं, यानी कि हम जानते हैं कि गैस में अणु दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो उड़ सकने में सक्षम है। अब यदि हम इसके टेम्परेचर को कम कर दें, हमें क्या करना है, द्रवित करना है, किसी गैस को उसके द्रव अवस्था में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, दो तरीके होते हैं द्रव अवस्था में बदलने का। या तो टेम्परेचर को हम कम कर दें, या तो ऊपर से प्रेशर को बढ़ा दें। बस यही दो चीज होते हैं जिससे हम कोई गैस को, जो गैस के अणु हैं उनको पास पास लाया जा सकता है। जैसे दूर दूर जो गैस के अणु हैं उनको हम नजदीक ला सकते हैं। नजदीक लाने का तरीका है कि टेम्परेचर को या तो कम करें या तो प्रेशर को बढ़ा दें, यही दो तरीके होते हैं। तो हम दोनों तरीके आजमाते हैं। पहले तरीके है टेम्परेचर को कम कर देते हैं। कोई गैस है जो पात्र में भरा हुआ है, तो पात्र में भरे हुए गैस के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लेके चलते हैं। यहाँ पर ये है सब टेम्परेचर कम करना है T को, तो उसके लिए इसको हम
एक फ्रीज है ये, यानी कि जहां पर ठंडा होता है, ठंडे वातावरण में रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। तो जब तापमान इसका कम होता जाता है तो गैस के अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो कम होता जाता है, और वो सभी जो अणु हैं, जो काले काले रंग का जो अणु दिख रहा है, वे अणु पास पास आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो गति करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें दूसरे पात्र में जो देख रहे हैं वो अणु एक दूसरे के नजदीक दिखाई देंगे। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो अणु है वो नजदीक आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो बना है ये लो टेम्परेचर है, कम ताप किए हैं तब बना है, टेम्परेचर कम किया गया तब बना है। अब इसी को प्रेशर के क्षेत्र में देखते हैं, यानी दाब के क्षेत्र में देखते हैं। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले इसी अवस्था को दाब लगा देते हैं। तो दाब भी अगर लगाते हैं ना, तो प्रेशर लगाने की वजह से, हाई प्रेशर लगाने की वजह से यही व्यवस्था हमें प्राप्त होता है, यानी अणु पास पास आ जाते हैं दाब लगाने से। यदि दाब लगाते हैं P ऊपर से प्रेशर तब। तो इसीलिए अब हम ये तो समझ गए कि द्रव अवस्था में लाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। कोई अणु है जिसको प्रेशर लगा करके हम उसे अणुओं को पास पास ला सकते हैं, और जब अणु पास पास आते हैं तो इसका मतलब वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। और द्रव अवस्था के अणु यदि और पास पास आते हैं, यदि मान के चलो कि इसके टेम्परेचर को और कम कर दिया जाता है, तो ये जो है अपने ठोस रूप यानी बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक टेम्परेचर होगा। मान के चलते हैं कि यहां पर जब हम इसको ठंडा कर रहे थे तो -15 डिग्री सेल्सियस लगा। -15 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, ये जो गैस से लिक्विड स्टेट में आ गया। तो ये जो -15 डिग्री सेल्सियस हम इसको दिए हैं फ्रीज में, तो वही टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर कोई गैस अपने द्रव अवस्था में बदल जाए, और इससे ऊपर, जैसे ये 15 डिग्री सेल्सियस लिए हैं, तो इससे ऊपर हम कितने भी प्रेशर लगा लें, ये जो लिक्विड है इसे हम इस रूप में बदल नहीं सकते, यानी द्रव अवस्था में नहीं ला सकते। कुल मिला के बात ये है कि अगर हमारा जो गैस है, गैस को हमने द्रव अवस्था में बदलने के लिए हम एक टेम्परेचर दिए हैं, मान लो -15 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर पर द्रवित हो गया, गैस जो है द्रवित हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम क्रांतिक ताप कहते हैं, क्योंकि इस ताप के ऊपर कितना भी दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं, ये अपने द्रव अवस्था में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यही जो टेम्परेचर होगा वो क्रांतिक ताप होगा। क्रांतिक ताप का मतलब आप समझ गए कि जिस ताप पर कोई गैस जो है अपने द्रव अवस्था में बदल जाए, और उसी टेम्परेचर के ऊपर कितना भी दाब लगाने पर भी वो द्रव अवस्था में ना बदले, तो हम उसको कहते हैं क्रांतिक ताप। इसके बाद क्रांतिक ताप है तो क्रांतिक दाब भी होना चाहिए, प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर भी होना चाहिए। तो जो क्रांतिक ताप है, यानी कि क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवित कराने के लिए दाब के जिस मान की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं है यहाँ पर कि केवल टेम्परेचर देने से काम बन जाएगा, हमें प्रेशर भी लगाना पड़ता है। तो जो प्रेशर है, यानी जितने टेम्परेचर, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या माना है, -15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिए हैं, तो जो दाब उसी टेम्परेचर पर लगने से द्रव अवस्था में गैस आया है, तो उस दाब को ही हम कहते हैं क्रांतिक दाब। ये समझ गए। क्रांतिक आयतन भी होता है। तो क्रांतिक आयतन का मतलब ये होगा कि क्रांतिक ताप, यानी कि जो हम अभी क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं, क्रांतिक ताप ये, और क्रांतिक दाब यानी ये, इन दोनों पर यानी टेम्परेचर तो क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर कोई गैस का एक अणु के जो आयतन होगा, जैसे यहां पर हम एक काला डॉट
यानी एक अणु है गैस का, उस अणु को जितने टेम्परेचर दिया गया और जितना दाब ऊपर से लगाया गया, उतने टेम्परेचर और उतने दाब पर उस अणु का जितना आयतन होगा ना, उसी आयतन को हम कहते हैं क्रांतिक आयतन। क्रांतिक ताप को जैसे टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, यहां देख सकते हैं, यहां दिया हुआ है। और क्रांतिक दाब को पीसी यानी क्रिटिकल प्रेशर और क्रांतिक आयतन को वीसी यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। टीसी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि 31.1 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड अपने लिक्विड स्टेट में आएगा और इससे ऊपर कितना भी टेम्परेचर दें, कितना भी दाब देंगे, फिर भी वो नहीं आएगा अपने लिक्विड स्टेट में। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही क्रांतिक दाब 72.8 एटीएम होता है। 72 यानी कि 72.8 एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय, ये दाब को हम इसी से व्यक्त करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, यानी कि 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 72.8 एटमॉस्फेयर उसका दाब हो गया, और इन दोनों पर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अणु है जितना आयतन लेगा वो होता है 94.0 लीटर प्रति मोल। ये उसका हो जाएगा आयतन। अब इसमें मुख्य रूप से क्रांतिक ताप का महत्व क्या है, क्या महत्व होता है इसका। गैसों को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मान ज्ञात होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर गैसों को लिक्विड स्टेट में नहीं लाया जा सकता। जैसे अमोनिया हो गया, सूत्र तो पता ही होगा अमोनिया का, ये है NH3 अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, क्लोराइड Cl2 हो गया, ब्रोमाइड Br2 हो गया। तो ये जैसे गैस है, इन लोगों को आसानी से लिक्विड होने वाली गैसें मान सकते हैं, क्योंकि इनके क्रिटिकल टेम्परेचर सामान्यतः कमरे का टेम्परेचर से ऊपर होता है। कमरे का टेम्परेचर हम जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो कमरे का 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन गैसों को आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते, इसलिए इनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। मतलब कमरे के टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से नहीं ला सकते। इसको स्थायी गैस कहते हैं। इसीलिए नहीं तो अगर हाइड्रोजन गैस होता और वो लिक्विड स्टेट में आना होता तो हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस है, आसानी से यहाँ जो है बर्फ के टुकड़े पाया जाता। तो अब हम आगे देखेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट देखने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे उसको।